गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं जिसमें कि एक और पॉइंट आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। किसका पॉइंट आया बेटा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जब हम कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटा दो तरह की होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एक अनदर फॉर्म है बेटा किस चीज की? इंटरनेशनल बिजनेस की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आती है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटा दो तरह की होती है। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट में होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कंपनी खुद बेटा बाहर से इंडिया आ जाएगी और इंडिया में आकर वो यहाँ पर काम करेगी। तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट है वो? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कंपनी खुद इंडिया आई और उसने इंडिया आकर अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया, तो वो कौन सी है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? वो फॉरेन डायरेक्ट। और दूसरी तरफ बेटा जो इन्वेस्टमेंट है वो है कि वहां बैठे बैठे कंपनी ने यहाँ की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की। मींस वो वहीं बैठी है, वहां से यहाँ पर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रही है, शेयर्स खरीद रही है, बॉन्ड्स खरीद रही है, वो सब, है ना। उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं उसको? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर? कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कितनी तरह की है बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर? Direct investment takes place when a company directly invests in properties such as plant and machinery, है ना, in foreign country with a view to undertaking production and marketing of goods and services in those countries. जैसे अब बेटा जैसे एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एग्जांपल का पॉइंट आया तो यहाँ पर जैसे मैगडी बेटा बाहर फॉरेन कंट्री से उठकर इंडिया आ गया, उसने इंडिया में प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, इंडिया में उसने एसेट्स खरीदे, इंडिया में बिल्डिंग्स खरीदी, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि वो खुद ही आकर उसने यहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, उसे हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक क्लियर? Direct investment provides the investor a controlling interest in a foreign company. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ये होता है बेटा कि अब वो फॉरेन कंपनी में इजीली क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहां तक क्लियर? क्लियर? सो दिस इज अदरवाइज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसी को बेटा आगे क्या कहा जाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाता है बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर रहेगा? FDI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। When investment in production and marketing facilities are made jointly with one or more foreign parties, such an operation is known as joint venture. जब कभी भी बेटा आप कभी कहीं कोई पॉइंट कर रहे हो और आप ऐसा कर रहे हो कि जहां पर आप एक कंपनी किसी दूसरे के साथ टाई अप कर रही है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम आपस में मिलके काम करेंगे, आपस में मिलके सारी चीजें करेंगे, तो वहां पे बेटा उसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर। क्या कहा जाता है उसको? जॉइंट वेंचर। याद रहेगा? उस पॉइंट को जॉइंट वेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा उस पॉइंट को? जॉइंट वेंचर। यहां तक क्लियर? अ कंपनी if it so desire can also set up a wholly owned subsidiary abroad by making 100% investment in foreign ventures and thus acquiring full control over subsidiary operation in the foreign market. बेटा कई बार ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो वो पूरी तरह से अपनी ही एक ब्रांच बाहर ओपन कर लेती है जिसमें 100% उनके शेयर्स होते हैं। मींस 100% होली ओन्ड होती है वो किसी से अपना कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते, वो पूरी तरह से होली ओन्ड होता है। यहां तक क्लियर? यस सर। तो बेटा अगर कंपनी जैसे होली ओन्ड अगर चाहती है कि वो अपनी पूरी सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब होता है ब्रांच, अगर वो अपनी ब्रांच ही एक
और करना चाहती है, मतलब उसी ग्रुप के अंडर है वो और वो आगे एक और ओपन करना चाहते हैं, तो वहां पर कहते हैं वो एक ऐसी चीज ओपन कर सकते हैं कि जिसके बेसिस पर बेटा वो आगे की फ्यूचर ग्रोथ करे। क्लियर? दूसरी तरफ बेटा अगर हम बात करें तो पहला आ गया एफडीआई। एफडीआई सारे समझ गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कंपनीज क्या करती हैं बेटा, किसी दूसरे देश में खुद ही पूरी कंपनी को स्टैब्लिश कर देती हैं, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा? क्लियर? दूसरी तरफ अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड is an investment that a company makes into another company by way of acquiring shares or providing loans to the latter and earns income by way of dividends or interest on loans। पोर्टफोलियो में सिंपल है बेटा, पोर्टफोलियो का मतलब है कि एक देश में, जैसे मैं इंडिया में ही बैठा हूं, क्लियर, और इंडिया में बैठे बैठे मैं बेटा यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में शेयर्स खरीद रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं खुद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शेयर्स खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ? सिर्फ शेयर्स। मैं बैठे बैठे सिर्फ शेयर्स खरीद रहा हूँ और या तो डिविडेंड के तौर पे इनकम अर्न कर रहा हूँ, और दूसरा किस तौर पे इनकम अर्न कर रहा हूँ, मतलब कहीं मैंने लोन दे दिया किसी कंट्री को, वहां से अर्न कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस। क्लैरिटी है? यस क्लियर बेटा? यस सर। चलो दूसरा पोर्टफोलियो अब आपको क्लियर हो गया। आगे कहते हैं अनलाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, द इन्वेस्टर अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डज नॉट गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशन। बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, वो किसी दूसरी कंपनी में अपने पैसे लगाती है। क्या करती है? किसी दूसरी कंपनी में अपने पैसे लगाती है, वो खुद नहीं करती काम। क्या करती है? किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। क्या करते हैं? किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। खुद वो डायरेक्टली ना ही कोई प्रोडक्शन करते हैं, ना ही कोई मार्केटिंग करते हैं, ना ही कोई एचआर टीम होती है, कुछ नहीं। सो इट सिंपली अर्न्स एन इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स, बिल्स और नोट्स इन अ फॉरेन कंट्री और प्रोवाइडिंग लोन्स टू फॉरेन बिजनेस फर्म्स। अब कहते हैं इसका सिंपली यही है कि वो सिंपली क्या करते हैं, वो सिंपली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके वहां उस इन्वेस्टमेंट से बेटा इनकम अर्न करते हैं। क्या करते हैं? उस इन्वेस्टमेंट से इनकम अर्न करते हैं। यहाँ तक क्लियर? गारंटीड? क्या पढ़ रहे थे बेटा हम, है ना? वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? शेयर्स में, बॉन्ड्स में, बिल नोट्स में इन अ फॉरेन कंट्री और प्रोवाइडिंग लोन्स टू फॉरेन बिजनेस फर्म्स। लोन्स भी देते हैं और लोन्स के इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है? लोन्स के इन रिटर्न उन्हें जो पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं कि वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब हमारा ये स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखो इंटरनेशनल बिजनेस के देश को भी फायदा है। अगर आप खुद सोचो कि इंडिया बेटा इंटरनेशनल बिजनेस करेगा तो फॉरेन कंट्रीज के जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आएगी, है ना। अब जैसे मारुति के साथ जब सुजुकी ने टाई अप किया तो इंडिया में सुजुकी टेक्नोलॉजी लाया, है ना। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, कहीं ना कहीं हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने के तरीके हैं, वो भी हमें न्यू टू न्यू मिलते हैं, नए से नए मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर? So benefits of international business, notwithstanding greater complexities and risk, international business is important to both nations and business firms। जो international business है बेटा वो दोनों के लिए जरूरी है, नेशन के लिए भी और बिजनेस फर्म्स के लिए भी, ये दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। इट ऑफर्स देम सेवरल बेनिफिट्स, इससे बेटा बहुत तरह के बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड रहती है, आप टाइम के साथ अपने आप को अडेप्टेड रखते हो, है ना। आप नई से नई चीजें फॉर्म करते हो, इनोवेटिव रहते हैं, ठीक है। और आपके पास जो सर्कल है वो आपका वाइडर सर्कल मिल जाता है कि आप ज्यादा लंबे सर्कल में आप अपनी चीजों को घुमा सकते हो। Growing realization of these benefits over time has in fact been a contributory factor to the expansion of trade
and investment amongst nation resulting in the phenomena of globalization. कहते हैं अब ग्रोइंग रियलाइजेशन होगा जब इन बेनिफिट्स का, तो धीरे धीरे बेटा इन्हीं से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर मिलता है, एक्सपेंशन होती है ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट की, और ऑटोमेटिकली पूरा देश ग्रो करता है। जो देश, दोनों देशों में जिन जिन में ट्रेड हो रहा है, उन दोनों में बेटा कहीं ना कहीं आपस में ग्रोथ आती है। क्या आती है? आपस में ग्रोथ आती है। यहां तक क्लियर? Some of the benefits of international business to the nation and business firms are discussed below. अब देखो, जो इंटरनेशनल बिजनेस है बेटा, उससे नेशंस को भी फायदा होता है, देशों को भी फायदा होता है, और बिजनेसेस को भी फायदा होता है। तो कहते हैं ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे कि नेशंस को क्या क्या फायदा होता है, देशों को क्या क्या फायदा होता है, और बिजनेसेस को क्या क्या फायदा होता है। ये दोनों चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर? पहले जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स टू नेशंस। जो देश हैं, देशों को बेटा इंटरनेशनल बिजनेस से क्या क्या फायदा है। पहला फायदा, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को लिख लेना बेटा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड जहां आ गया मतलब करेंसी। देखो, अगर मैं यहां से यूएस को सामान बेचूंगा, तो बेटा यूएस मुझे क्या देगा? यूएस डॉलर, है ना। उसी यूएस डॉलर से बाद में मैं क्या कर पाऊंगा? इंपोर्ट कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा बेटा? इंपोर्ट कर पाऊंगा। जब मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को, जो मैंने पहले एक्सपोर्ट किया था, उससे जो मेरे पास रिटर्न आया था, उसका फायदा उठाकर मैं क्या कर पाऊंगा? फ्यूचर में इंपोर्ट कर पाऊंगा। क्या उठा पाऊंगा उससे? इंपोर्ट। कल के दिन मुझे जो, जैसे कोई गन्स लेनी है या मिसाइल्स लेनी है, तो वही जो फॉरेन एक्सचेंज मैंने कमाया, उसी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी से बाद में मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो देश का ये भी फायदा है। यहां तक क्लियर? सो इंटरनेशनल बिजनेस की मदद से कंट्री बेटा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है, विच इट कैन लेटर यूज फॉर मीटिंग इट्स इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स, pharmaceutical products and a host of other consumer products which otherwise might not be available domestically. कहते हैं जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में इंडल्ज होते हो, तो आप कहीं ना कहीं सामान को बाहर भेजते हो, और जब सामान बाहर भेजते हो तो आपके पास बाहर की जो फॉरेन करेंसी है वो आपके पास आती है, और जब आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, तो बेटा उसी फॉरेन करेंसी से आप क्या कर सकते हो? कहते हैं उसी फॉरेन करेंसी से जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो हम अपने देश में नहीं बना सकते, उन गुड्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा? इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? फार्मास्यूटिकल्स होती हैं बेटा, ये जो मेडिसिन वगैरह हैं, ये सारी फार्मास्यूटिकल्स में आती है। फार्मा कंपनी बोलते हैं ना, वो वही फार्मास्यूटिकल होता है जो कि मेडिसिन एंड ऑल है। क्लियर? दूसरा, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। देखो बेटा, आप अपने रिसोर्सेस को ज्यादा एफिशिएंट यूज कर सकते हो, ज्यादा बेहतर यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ज्यादा बेहतर यूज कर सकते हो। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे पहले बताया गया, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल। इंटरनेशनल बिजनेस बेटा बिल्कुल एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। वो उगाओ जो आपका देश ज्यादा बेहतर उगा सकता है। एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम पैसों में ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, वो आप प्रोड्यूस करो। क्लियर? वो चीज उगाओ। And trade the surplus production so generated with other countries to procure what they can produce more efficiently. अब बेटा जो देश ज्यादा बेहतर किसी चीज को उगा रहा है, उसी चीजों को कहते हैं भारी मात्रा में उगाओ, कम से कम कॉस्ट पे उगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, और उसी चीजों को बेटा दूसरे देशों को बेचो। क्या करो? दूसरे देशों को बेचो। यहां तक क्लियर? When countries trade on this principle, जब कंट्री बेटा इस प्रिंसिपल पर काम करेगी कि आप जो चीज उगा रहे हो उसको मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट से उगाओ, they end up producing much more than what they can when each of them attempts to produce all the goods and services on its own. क्या वो उन्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो बेहतर खुद उगा सकते हैं, और उसी उसी उगाने से बेटा वो उसको दूसरे देशों में भेजें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वहां से अर्न करें। यहां तक क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. So if such an enhanced pool of goods and services is distributed equitably amongst nations, it benefits all the trading nation. अब बेटा जब सारे देश इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे कि जो चीज वो बेहतर उगाते हैं
वो उसको ज्यादा उगाएं और दूसरे देशों को दें, है ना, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा फायदा करें, तो उससे कहते हैं कहीं ना कहीं सारे देश, पूरे वर्ल्ड का ही, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का ही इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहला बेनिफिट नेशन को क्या था बेटा, कि क्या अर्न करते हैं, फॉरेन करेंसी और वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा क्या था, आपको ज्यादा एफिशिएंट यूज कर सकते हो किस चीज का, रिसोर्सेस का। क्या कर सकते हो आप, ज्यादा एफिशिएंट यूज कर सकते हो किस चीज का, रिसोर्सेस का। याद रहेगा बेटा? Yes, sir. क्लैरिटी, आगे चलें। देन थर्ड, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अब देखो बेटा, अगर अब एक देश दूसरे देश में अगर सामान बना रहा है तो उसके ग्रोथ पोटेंशियल्स बढ़ेंगे, मींस वो फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मींस उसके पास ज्यादा चीजें होंगी जिसमें वो चीजों को बना सकता है, ज्यादा उसके पास ग्रो करने के रास्ते होंगे, है ना। एंड एम्प्लॉयमेंट भी वो क्या दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा। क्या दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Producing solely for the purpose of domestic consumption severely restricts a country prospects for growth and employment. Many countries, especially the developing ones, could not execute their plans to produce on a large scale and thus create employment for people because their domestic market was not large enough to absorb all that extra production. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं बेटा, स्पेशली जो डेवलपिंग है, वो मतलब अपना जितना प्रोड्यूस वो चाहते हैं उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, है ना। एंड दस वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, उनके वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बेटा, वो एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो उनके लिए इतना ज्यादा नहीं है कि वो उसको मतलब पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए बेटा वो इंटरनेशनल बिजनेस का फायदा उठाते हैं। किसका फायदा उठाते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बेटा वो ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। जब वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तभी बेटा उनका देश डेवलपिंग से किस तरफ जाएगा, डेवलप्ड की तरफ जाएगा, कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी, और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी तो उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी। यहां तक क्लियर? Then, later on, a few countries such as Singapore, South Korea, and China, which saw market for their products in the foreign countries, embarked upon the strategy export and flourish, and soon became the star performance of the on the world map. और बेटा ऐसे ही जो ऐसी कंट्री जैसे साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज ने बेटा यही किया। इन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और अपने आप को फ्लरिश करो, अपना नाम बनाओ, है ना। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे उनके देश की ग्रोथ होगी, और ऐसा करने से ही बेटा ये तीन देश स्टार परफॉर्मर भी बन गए हैं वर्ल्ड मैप में। अगर आप पूरे वर्ल्ड का देखोगे तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना है। चाइना ने अगर बेटा ग्रोथ की है, आज अगर हम चाइना की जीडीपी की बात करें तो वो 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। क्लियर? वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आ चुकी है। और अगर हम 1980s में बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों बराबर थी। फर्स्ट पे यूएस है 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर, सेकंड पे चाइना है 14 ट्रिलियन डॉलर, देन जर्मनी है अप्रोक्सीमेट 7 ट्रिलियन डॉलर, देन बीच में फ्रांस भी है और इंडिया भी है। इंडिया भी 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने वाला है, मतलब टच पे है कि 3 ट्रिलियन। तो आप देखो 1980s में हम सब बराबर थे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। चाइना 14 ट्रिलियन पे बैठा है, इंडिया 3 ट्रिलियन पे बैठा है। ठीक है, मींस अप्रोक्सीमेटली हमसे कितना है, हमसे सीधा 5 टाइम्स, हमसे 5 गुना ज्यादा मजबूत है वो। क्लियर? सो दिस हेल्प देम नॉट ओनली इन इंप्रूविंग देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये एक्सपोर्ट से बेटा उनके सिर्फ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं बने, बट ऑल्सो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल लिविंग इन दीज कंट्री। और साथ साथ बेटा वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया, और उससे भी उन्होंने अपने देश में ज्यादा से ज्यादा फायदा उसका उठाया, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हो पाया। क्या हो पाया बेटा, इसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा हो पाया। यहां तक क्लैरिटी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? आगे चले। Yes, sir. देन
फोर्थ आया बेटा इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज अगर आप देखो फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट होने की वजह से आज कहीं ना कहीं जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आईटी सेक्टर में लोग इधर से उधर देखते हैं कि यार हाँ ये दूसरा देश ऐसे करता है, ये ऐसे रहते हैं, ये खाते हैं, ऐसी डाइट लेते हैं, तो उससे धीरे धीरे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बेटा क्या होता जा रहा है, वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं बेटा? ज्यादा से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करें, कैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा बेटर ग्रोथ हो। क्या हो? बेटर ग्रोथ हो। यहां तक क्लियर? आगे चलें बेटा। Yes, sir. देन इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जब बेटा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था गुड्स एंड सर्विसेज का, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज that the people in these countries are able to consume and enjoy a high standard of living। जब बेटा इंटरनेशनल ट्रेड इतना ज्यादा मतलब नहीं था, इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ था कि सब लोग इंटरनेशनल ट्रेड में इतना बिलीव नहीं करते थे, तब लोग बेटा दूसरे देशों से आई हुई चीजों को यूज नहीं कर पाते थे। जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा तो उससे क्या हुआ बेटा, आसपास जैसे अब हम यहाँ बैठे दूसरे देशों को देख रहे हैं कि उनकी क्या कंजप्शन हैबिट है, वो कैसी चीजें यूज करते हैं, तो अब हम वो भी वहां से इंपोर्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बेटा हमारे देश का या दूसरे देशों का, आसपास जितने भी देशों का इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ है बेटा, धीरे धीरे ग्रोथ हुई है और वो कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हुआ है, उनकी वर्किंग कंडीशन भी इंप्रूव हुई है। यहां तक क्लियर? हमने क्या पढ़े बेटा? इन बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू दी नेशंस और टू दी कंट्रीज। यहां तक क्लियर? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बेनिफिट्स टू फर्म्स। जो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उनका क्या फायदा है। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक फर्म चला रहे हो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन रन करने से क्या होगा बेटा कि आप अगर उसको इंटरनेशनली रन कर रहे हो तो आपके पास एक वाइडर स्केल आ जाएगा, आप बड़ी मात्रा में उसको कर सकते हो, है ना? आप बहुत भारी मात्रा में, बड़ी अमाउंट में उसको स्प्रेड कर सकते हो। क्लियर? आगे पहला पॉइंट, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट्स। बेटा फ्यूचर में जो नजरिए हैं, फ्यूचर के जो साइंस दिख रहे हैं, वो क्या दिखते हैं? इससे हायर प्रॉफिट्स के साइन दिखते हैं। किसके साइन दिखते हैं? हायर प्रॉफिट्स के। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन द डोमेस्टिक बिजनेस। जो इंटरनेशनल बिजनेस है बेटा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है किससे? डोमेस्टिक बिजनेस से। किससे बेटा? डोमेस्टिक। When the domestic prices are lower, जब बेटा डोमेस्टिक प्राइसेस अगर आपको कम मिले, business firms can earn more profit by selling their products in countries where prices are high। जैसे अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें, बाई चांस हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने इंडिया में कहा कि इंडिया में जी प्रोडक्ट का प्राइस है, यहाँ पे अगर मैं एक पेन बेचूं तो उस पेन के मुझे मिलेंगे 10 रुपीज। इसी पेन को अगर मैं यूएस में बेचूं तो मुझे मिलेंगे 15 रुपीज। तो बेटा मैं कहाँ बेचूंगा? यूएस में। यूएस में बेचूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। क्या हो बेटा? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो इंटरनेशनल बिजनेस की मदद से आप उन देशों में अपना सामान बेच सकते हो जहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखे। क्या दिखे बेटा? जहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखे, आप उन देशों में सामान बेच सकते हो। यहां तक क्लियर? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें बेटा। देन सेकंड आया इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। क्या है बेटा अगला? इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप बेटा ज्यादा कैपेसिटी मीन ज्यादा लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हो, हाई प्रोडक्शन कर सकते हो, जिससे कि आपको फायदा होगा। कभी भी आप देखो बेटा, अगर आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ता है। जैसे हम सिंपल जब कभी एप्पल खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं भैया 1 kg कितने का है? वो कहता है 50 रुपी kg। हम कहते हैं भैया 5 kg कितने का है? तो वो कहते हैं 200। मतलब कितने का पड़ गया हमें 1 kg? 40 ईच। कितने का पड़ गया बेटा? 40 ईच। सो डिफरेंस क्या आता है बेटा? बोलो डिफरेंस क्या आता है? यहाँ डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि जब आपने पर यूनिट देखा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ी बेटा? कम पड़ी है। क्या पड़ी है? पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ी है, जिससे कि सीधा क्या हो गया है? बेनिफिट आ गया है। क्या आ गया बेटा? सीधा बेनिफिट। पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही कम पड़ती है जिससे कि फायदा ज्यादा से ज्यादा हो जाता है।
Many firms set up production capacities for their product which are in excess of demand in the domestic market. बहुत सारे लोग बेटा क्या करते हैं, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उसको डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल में. By planning overseas expansion and procuring orders from foreign customers, they can think of making use of their surplus production capacity and also improving the profitability of their operation. अब बेटा वो बाहर फॉरेन से भी अपने गुड्स की क्या उठाते हैं, प्रोडक्शन उठाते हैं, कि बाहर से ऑर्डर उठाते हैं. बाहर से ऑर्डर उठाने से अब उनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा अवेलेबल है, बट डोमेस्टिकली डिमांड ना होने की वजह से वो नहीं उसको यूज करते. बट वो बाहर से ऑर्डर उठाने से उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर पाते हैं बेटा, यूटिलाइज कर पाते हैं, और वो अपने ऑपरेशंस भी बेटर कर पाते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ा पाते हैं. सो प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल often leads to economies of scale. जब आप लार्ज स्केल में कहते हो उगाते हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वही होता है कि पर यूनिट कॉस्ट आपको क्या पड़ती है, कम पड़ती है, which in turns lower production cost and improve per unit profit margin. आपको पर यूनिट पे क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट मार्जिन मिलता है. क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट. यहां तक क्लियर. तो आज बेटा हम इतना ही पढ़ रहे हैं क्योंकि नहीं तो आपके लिए रिवाइज करने के लिए ज्यादा हो जाएगा. इसको प्रॉपरली रिवाइज करो, ठीक है. कल हम मिलते हैं सेम टाइम.